हेलो दोस्तों, डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 4 नंबर के पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है। क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज बाय 2 टाइम ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 4 टाइम द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि आर पूछ रहे हैं। और आर कब पूछ रहे हैं? जब ये कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 टाइम डिक्रीज हो जाता है जब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज करते हैं। तो रेट हमें पता है, रेट क्या होती है? रेट इज इक्वल टू के ए डी पावर एक्स, यही रेट रहता है। ठीक है, ये नॉर्मली क्या है, रेट का फॉर्मूला है। अब हमें पता है कि ये क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि जो ए का कंसंट्रेशन है यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उसको 4 टाइम इंक्रीज करो, यानी कि वो कितना हो जाएगा, 4A हो जाएगा। जब हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज करते हैं तब क्या होता है, कह रहे हैं तब जो रेट है वो 2 टाइम डिक्रीज होती है, यानी कि रेट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जो इंक्रीज हो रहा है उसको तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिक्रीज हो रहा है उसको डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये रेट तब की कंडीशन में है जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज किया गया है। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से दूसरा रेट का फॉर्मूला बनेगा। इससे अगर मैं रेट का फॉर्मूला बनाऊँ तो जब ये रेट रहेगा यानी कि R/2 रेट रहेगा तो कंसंट्रेशन कितना रहेगा, 4A रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, K एज इट इज़ रहेगा, R की जगह तो R/2 और जो कंसंट्रेशन है वो 4 टाइम इंक्रीज हुआ है तो 4 टाइम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे और पावर x सेम रहेगी। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, R/2 K 4 की पावर में भी x आ जाएगा और ए दी पावर में x रहेगा ही। ठीक है, ये ए का कंसंट्रेशन है। इतना समझ आ गया होगा। इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, हमें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, देखो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है R इक्वल के ए दी पावर एक्स, यही है। और इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है R/2, ये है इक्वेशन 2, यहीं पे लिखी है, अपॉन के 4 दी पावर एक्स ए दी पावर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो R है ये सीधा ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल होगा, ए दी पावर एक्स से ए दी पावर एक्स कैंसिल होगा। और अगर मैं इस वैल्यू को ऊपर भेजूँ तो ये 4 दी पावर माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 इक्वल क्या आएगा, 4 दी पावर माइनस एक्स। अब इसको मैं और सिंपल कैसे कर सकती हूँ, इधर 2 है तो इधर भी 2 ही रहना चाहिए, तो इधर 2 रहेगा। तो 2 कब आएगा, जब इसकी पावर में 2 भेज देंगे, इसको खोलेंगे तो इस पावर को सॉल्व करेंगे तो 4 दी पावर माइनस एक्स ही आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो क्योंकि क्या हुआ है, क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर ये है, ये दोनों वैल्यूज सेम है, इसका मतलब 1 किसके इक्वल होगा, 1 इक्वल होगा -2x के। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 1/2, माइनस भी इधर जाएगा यानी कि -1/2। x की वैल्यू कितनी रहने वाली है, -1/2, यानी कि ऑर्डर रहेगा -1/2। तो इसको ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। देखो ऑप्शन में सेकंड नंबर का ऑप्शन दे रखा है, -1/2 ऑर्डर रहने वाला है, तो यही क्या रहेगा, यही हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए रिएक्शन A++ B2- प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, द करेक्ट प्लॉट इज। करेक्ट प्लॉट पूछ रहा है। ठीक है, तो करेक्ट प्लॉट कैसे निकलेगा, देखो प्लॉट किस किस के, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, यहाँ पर तुम्हें देखना पड़ेगा कि प्लॉट किस किस के बीच में खींचा गया है और फिर इन दोनों का रिलेशन यानी कि इन दोनों का मैच करता हुआ फॉर्मूला आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखो, प्लॉट आया है नेचुरल लॉग K/K0 एंड 1/ε r के बीच में खींचा गया है। ये कहाँ से आया है, ये है आपका फॉर्मूला नेचुरल लॉग K/K0
इक्वल माइनस ZA ZB C² NA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R एंड D से। ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो ZA ZB है ये है चार्ज, ठीक है। अब ये चार्ज है तो यहाँ पे चार्ज कितना है, A और B पे चार्ज कितना है, A और B पे चार्ज है +1 एंड -2। तो ये आपका होने वाला है। एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे प्लॉट किसके बीच खींचा जाएगा, प्लॉट इन दोनों के बीच खींचा जा रहा है। इसको मैं अगर इधर लिखूं तो 1/ER इसके और इसके बीच प्लॉट खींचा जा रहा है। तो ये पूरा क्या होगा, ये पूरा स्लोप होगा। इस पूरे स्लोप में हमें सिर्फ ये चीज़ें दे रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें स्लोप डिसाइड करना है कि स्लोप कांस्टेंट रहेगा या स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ जो ZA एंड ZB है वो क्या है, +1 एंड -2 यही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ZA और ZB को इधर पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या रहने वाला है, 2 1 जा 2 और कौन सा 2, -2। तो Z मतलब ये इस वैल्यू से इतना मतलब नहीं है, यहाँ पे वैल्यू किसकी आ रही है, माइनस की। अब देखो ये ZA और ZB को मल्टीप्लाई करने पर माइनस की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो कैसा रहेगा, ये दोनों माइनस है, ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यानी कि जो स्लोप होगा, जब पॉजिटिव होती है वैल्यू तो स्लोप कैसा रहता है, स्लोप भी पॉजिटिव रहता है, यानी कि स्ट्रेट ऊपर की तरफ को। तो स्लोप पॉजिटिव किस में है, इसमें है। देखो पहले वाले में स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब यही करेक्ट आंसर होगा। बी में कांस्टेंट दिया है, इस तरह कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। और जो सी है उसमें नेगेटिव दिया है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है लेकिन आप ये साइन भूल गए हैं, तब आप यहाँ पे गलती कर लेंगे और सी करेक्ट कर लेंगे, लेकिन सी यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। और उसके बाद डी में पहले इंक्रीज किया है फिर डिक्रीज किया है, ऐसा कोई रिलेशन है नहीं, तो ये भी गलत होगा। आंसर क्या रहने वाला, आंसर ए रहेगा। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप इजीली ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द प्लॉट, the slope of intercept of the plot 1/R0 against 1/SR ये स्लोप दी है। सेकंड रिस्पेक्टिवली वेयर R0 एंड S0 आर द इनिशियल रेट एंड इनिशियल substrate concentration of an enzyme reaction obeying Maclaurin-Maintain kinetics in if the इंटरसेप्ट इज इतना, द वैल्यू ऑफ मैक्लियस मेंटेन कांस्टेंट। देखो मैक्लियस मेंटेन कांस्टेंट पूछा है, ये क्वेश्चन आया है आपका इंजाइम कैटलिस्ट से, ठीक है। इंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन से ये क्वेश्चन आया है जहाँ पे मैक्लियस मेंटेन कांस्टेंट पूछा है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, इसका फॉर्मूला देखो हमें पता है, इसका फॉर्मूला रहता है रेट, इसका फॉर्मूला देखो रेट इक्वल होता है V मैक्सिमम S अपॉन Km S का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसको इसने यहाँ पे अलग तरीके से दिया है, इसने 1/R, इसको R0 का है तो R0 ही ले लेते हैं। 1/R करके दिया है तो 1/R करके बना लेते हैं इसको। 1/R करके कैसे आएगा, 1/R0 अगर मैं इसको लिखूँ तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी, ऊपर की वैल्यू नीचे आएगी। Km प्लस S अपॉन V मैक्सिमम S, ठीक है। फिर उसके बाद 1/R0 किसके इक्वल रहेगा, Km अपॉन V मैक्स S, और प्लस को साइड इस साइड कर ले, प्लस वाले को सेपरेट कर ले तो S अपॉन V मैक्सिमम S, ठीक है। यहाँ पे S से S कैंसिल हो जाएगा, 1/V मैक्सिमम ही आएगा। तो ओवरऑल क्या बचेगा, 1/R0 इक्वल Km अपॉन V मैक्सिमम S इंटू 1/V मैक्सिमम, ठीक है। इन्हीं के बीच यहीं पे क्या है, प्लॉट खींचा गया है। इसको अगर सेपरेट करें तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 1/S, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे S इसी यही क्वेश्चन में दिया है
इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन आया है। इसको इसके और इसके बीच में स्लोप खींचा गया है, तो खींच ले 1/r0 और किसके बीच में खींचना है 1/s के बीच में। अब यहाँ पे इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। यहाँ पे जो 1/v मैक्सिमम है वो हमारा इंटरसेप्ट रहने वाला है और स्लोप क्या रहने वाला है Km/v मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ दी है। दो वैल्यूज़ किस किस की दी है ध्यान से देखना। एक वैल्यू दी है स्लोप की और दूसरी वैल्यू दी है, एक वैल्यू स्लोप की दी है एंड नेक्स्ट वैल्यू दी है आपको इंटरसेप्ट की। तो स्लोप की वैल्यू है 3.5 इंटू 10⁻⁻² एंड इंटरसेप्ट की वैल्यू है 5 इंटू 10⁴। तो इसको रख लेते हैं वैल्यू में। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा क्या बनने वाला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पता है Km/v मैक्सिमम किसके इक्वल है, ये है आपके स्लोप के इक्वल। ठीक है, और 1/v मैक्सिमम किसके इक्वल है इंटरसेप्ट के इक्वल। तो 1/v मैक्सिमम की जगह मैं इंटरसेप्ट लिख सकती हूँ। तो मैं इसको इस तरीके से बना लूँ, इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख लेते हैं Km देखो Km यहाँ पे मैक्लियस मेंटेन कांस्टेंट है। Km किसके इक्वल रहेगा Km ये 1/v मैक्सिमम इंटरसेप्ट है। जब इसके साथ रहेगा तो इंटरसेप्ट मल्टीप्लाई में है और इक्वल के उधर भेजेंगे तो इंटरसेप्ट किस में आएगा डिवाइड में आएगा। तो ये किसके इक्वल है, ये स्लोप के इक्वल है और इंटरसेप्ट इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाने पर किस में आएगा डिवाइड में आएगा। यहाँ पे क्या आएगा इंटरसेप्ट। तो स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट कर लेना है। स्लोप कितनी रहने वाली है, स्लोप है 3.5 इंटू 10⁻⁻² और इंटरसेप्ट है 5 इंटू 10⁴। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये जो 10⁴ है अगर ऊपर जाएगा तो ये पूरी जो वैल्यू है वो सॉल्व होके कितनी आएगी 10⁻²। -2 ही है, सॉरी -2 नहीं आएगी, ये ऊपर जाके -4 हो जाएगा तो ये आएगी -6 हो जाएगी। और 3.5 से अगर आप 5 से 3.5 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 7 टाइम आएगा। 0.7 टाइम आएगा, 0.7 टाइम आएगा। तो ओवरऑल क्या होगा, अगर मैं इसको 7 लिखूं तो यहाँ पे इधर वैल्यू हम क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं तो इधर वैल्यू कम करेंगे तो क्या आएगा, कम करेंगे तो 10⁻⁻6 जो है 10⁻⁻7 में चेंज हो जाएगा। ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 7 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये फॉर्मूला आया है हमारा मैक्लियस मेंटेन कांस्टेंट वाली जो रिएक्शन है यानी कि मैक्लियस मेंटेन मैकेनिज्म से, और जिसको एंजाइम कैटालिटिक मैकेनिज्म भी कहते हैं, तो वहाँ से ये फॉर्मूला आया है। इसमें ये जो है रेट है ये मैक्सिमम रेट होता है। यहाँ पे एस जो है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और के एम है मैक्लियस मेंटेन कांस्टेंट। तो वहाँ से आप ये फार्मूला देख लेंगे तो इजीली इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करके आप आंसर निकाल लेंगे। बट यहाँ पे एक और चीज़ करनी है, ग्राफ से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले ग्राफ फॉर्मेशन करेंगे देन आफ्टर दैट इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, for a third order reaction the plots t half versus t half versus a 1/a square, t half versus 1/a and t half versus a square, जहाँ पर a जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है, ये पूछ रहा है इन चारों ग्राफों का शेप, इनके लिए जो स्लोप होगी उस स्लोप का शेप पूछ रहे हैं। ये मतलब ये जो स्लोप बनेगा यहाँ पे जो प्लॉट इनके बीच में खींचा जाएगा वो प्लॉट किस तरीके से होगा वो पूछ रहे हैं। तो आप ऑप्शन देख के मतलब चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अगर मैं
बात करूँ तो यहाँ पे टी हाफ वर्सेस ए के बीच में जो रिलेशन है वही ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, तो टी हाफ और ए के बीच रिलेशन देख लेते हैं। किसके लिए पूछा है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि हाफ लाइफ देखनी है हमें। क्या देखनी है? हाफ लाइफ। किसके लिए? फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। थर्ड ऑर्डर के लिए देखनी है। थर्ड ऑर्डर के लिए अगर मैं हाफ लाइफ टाइम की बात करूँ तो थर्ड ऑर्डर की हाफ लाइफ, देखो हाफ लाइफ के हमने फॉर्मूले देखे हैं, हाफ लाइफ टाइम कैसे निकाला जाता है। तो सीधा थर्ड ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम बता देती हूँ। थर्ड ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम होता है टी हाफ इक्वल 3/2 के इंटू 1/a²। ठीक है, ये रहेगा फॉर्मूला थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं। पहला कह रहे हैं, सबसे पहला इसने कहा है टी हाफ वर्सेस ए के बीच। टी हाफ वर्सेस ए टी हाफ वर्सेस ए टी हाफ वर्सेस ए के बी टी हाफ और ए के बीच अगर ग्राफ खींचेंगे तो देखो क्या होगा। ये टी हाफ है, इधर ए जाएगा। यहाँ पर टी हाफ और ए का रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। उसमें भी ए में स्क्वायर है, जबकि इधर पे ए में स्क्वायर नहीं है। तो इस कैसा एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा? डिक्रीज करता हुआ। देखो टी हाफ इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है और ये स्क्वायर में है। तो कैसे डिक्रीज होगा? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं, यहाँ पे एक चीज़ तो दिख रही है कि शार्पली डिक्रीज हो रहा है। शार्पली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और कैसा है? हाइपरबोला टाइप। कैसा है? हाइपरबोला टाइप। ठीक है, तो ये कैसा आ रहा है हमारा? शार्पली डिक्रीज एंड हाइपरबोला। तो यहाँ पर देख लेते हैं, शार्पली डिक्रीज एंड हाइपरबोला। फर्स्ट सी में क्या है? करेक्ट दिया है। बाकी को क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। बाकी सारे देख लेते हैं। यह वैसे तो हमारा आंसर आ ही जा रहा है। यहाँ पे और देख लेते हैं। दूसरा पूछ रहा है टी हाफ वर्सेस 1/a। टी हाफ वर्सेस 1/a²। टी हाफ वर्सेस 1/a² का देखेंगे तो इधर ले लो टी हाफ 1/a²। अब टी हाफ का 1/a² के साथ रिलेशन देखो। ये टी हाफ है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये टी हाफ है और ये क्या है? 1/a²। 1/a², देखो टी हाफ का ए के साथ इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन टी हाफ का 1/a² के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? टी हाफ का 1/a² के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो यहाँ पे ये चीज़ें स्लोप में आ जाएंगी, यानी कि स्ट्रेट खींचा जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ही क्या होता है? स्ट्रेट ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पे इस ग्राफ कैसा आने वाला है? ग्राफ आएगा आपका स्ट्रेट ग्राफ आएगा। स्ट्रेट लाइन आएगी आपके ग्राफ में। तो सेकंड देख लेते हैं क्या दिया है। सेकंड देखो स्ट्रेट ही दिया है। फिर उसके बाद थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या पूछा है? थर्ड है टी हाफ वर्सेस 1/a। टी हाफ वर्सेस 1/a का देखेंगे तो 1/a² के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है। 1/a² के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन 1/a के साथ रिलेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा इस तरीके से। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये हमारा क्या कहलाता है? इस ग्राफ को कहते हैं पैराबोलिक। ठीक है, देन लास्ट है टी हाफ वर्सेस a²। टी हाफ वर्सेस a² का क्या रहेगा? टी हाफ का a² के साथ जो रिलेशन है बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो ये इस तरीके का रहेगा। इसको हम क्या कह सकते हैं? स्लोली डिक्रीजिंग। स्लोली स्लोली डिक्रीजिंग ग्राफ देखने को मिल रहा है, और जब ऐसे डिक्रीज करता हुआ ग्राफ दिखता है तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइपरबोला। ठीक है,
आई होप कि सारे ग्राफ समझ आए होंगे। अगला क्वेश्चन है, फॉर एन इंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन, एक इंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन दी है, उसके लिए द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड बाय एन इंजाइम इन 100 सेकेंड, 100 सेकेंड में कितने इंजाइम मॉलिक्यूल को जो है कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा कौन, इंजाइम। तो इसमें क्या है, देखो ये दिया है K2 की वैल्यू दी है 10⁴, यानी कि 1 सेकंड में कितना कन्वर्ट हो रहा है, 10⁴ हो रहा है। वो कैसे पता चलता है, यहाँ पे जो K2 की वैल्यू होती है, K2 की वैल्यू टर्नओवर फ्रीक्वेंसी होती है, और टर्नओवर फ्रीक्वेंसी हमारी होती है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कोई कैटलिस्ट कितना प्रोडक्ट कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर दे रहा है। समझ आ रहा है ना। K2 की वैल्यू टर्नओवर फ्रीक्वेंसी होती है, जो ये बताता है कि 1 सेकंड में कोई कैटलिस्ट कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो K2 की वैल्यू दी है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया है हमें, ये हमें दिया है कि 1 सेकंड में जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, 10⁴ हो रहा है। ठीक है, अब 1 सेकंड में 10⁴ हो रहा है, तो 100 सेकंड में कितना होगा, 100 सेकंड में इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10⁻6 आएगा। तो क्या 10⁻6 ऑप्शन में है, 10⁻3, 4, 5, 6 नहीं है। लेकिन एक और यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ से रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। ये बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको ही करेक्ट मार्क करके आएंगे। अगर यहाँ पे 10⁴ भी होता, डी नंबर हो, सॉरी 10⁶ होता तो यही करेक्ट आंसर होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसको टिक करेंगे, यही हमारा आंसर रहेगा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, जब K2 की वैल्यू दी रहती है तो वो वैल्यू क्या होती है कि कोई इंजाइम, कोई कैटलिस्ट 1 सेकंड में कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फॉर अ जनरल रिएक्शन ए एंड बी फॉर्मेशन कर रहे प्रोडक्ट का, द फॉलोइंग इनिशियल रेट आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। जो रेट है वो बताए हैं, ए का कंसंट्रेशन ये मोलरिटी में दिया है, मोलरिटी मीन्स टू से मोल पर लीटर। तो ए का कंसंट्रेशन जब इतना है, बी का इतना है, तो रेट इतना है, ये एक्सपेरिमेंटली निकले हैं। ठीक है, अब ए का कंसंट्रेशन इतना है, बी का कंसंट्रेशन इतना है, तो रेट इतना है। ए का कंसंट्रेशन इधर है, बी इतना है, तो रेट इतना है। तो यहाँ पे क्या करना है, इनकी हेल्प से हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि के की वैल्यू निकालनी है। तो हमें एक चीज़ पता है, हमें क्या पता है, जो रेट होता है, रेट इक्वल होता है के, ए बी दो रिएक्टेंट दिए हैं, और इनका जो ऑर्डर है वो इनकी पावर में रहता है। तो ये क्या रहता है हमारा रेट का फॉर्मूला। तो हमें रेट दिया है, कंसंट्रेशन दिया है रिएक्टेंट का, निकालना क्या है, रेट कांस्टेंट निकालना है। रेट कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, लेकिन ये दोनों चीज़ें गिवन नहीं है। तो पहले इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, देन उन इस फॉर्मूले की हेल्प से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इनको ऑर्डर कैसे निकलेगा, ऑर्डर निकालने के लिए देखो हम क्या करते हैं, ऑर्डर निकालने के लिए हमें रेट दिया है, दो रेट दे रखे हैं, और दो दो क्या दे रखे हैं, कंसंट्रेशन दे रखे हैं। तो इनको हम कंपेयर करके रेट निकाल लेंगे। एक बार ही क्या करेंगे, एक बार हम ए का जो सेम कंसंट्रेशन है उसको लेंगे, ए का सेम कंसंट्रेशन लेके हम बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगली बारी क्या करेंगे, जो बी का सेम कंसंट्रेशन है, यानी कि 0.35 वाला, ये कंसंट्रेशन लेंगे, और इस कंसंट्रेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम ए का ऑर्डर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, तो क्या रहेगा, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, बी का निकाल लेते हैं। अगर मुझे बी का ऑर्डर निकालना है तो ए का सेम कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा। ए का सेम कंसंट्रेशन किस किस के लिए है, फर्स्ट और सेकंड के लिए, यानी मुझे R1 एंड R2 लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या लूँगी, R1 अपॉन R2। R1 लेंगे तो R1 के लिए ये के ही रहेगा, A1 B1 एक्स एंड वाई। R2 के लिए के A2 एक्स
b2y। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ रख दो। इनकी वैल्यू कितनी है, r1 अपॉन r2, r1 अपॉन r2 की भी वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखो r1 की वैल्यू है, यहाँ से देख लो ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, इन वैल्यूज़ में ही रखना है हमें। r1 की वैल्यू 5.37 इंटू 10⁻³ तो r1 की वैल्यू कितनी है 5.37 इंटू 10⁻³ r2 की वैल्यू है 2.15 इंटू 10⁻²। के एज इट इज़ रहेगा, के से के कैंसिल कर देंगे तो के को नहीं लिखते हैं। फिर इधर 1.44 ए का कंसंट्रेशन है, इसकी पावर x रहने वाली है। बी का कंसंट्रेशन है 0.35, इसकी पावर रहने वाली है y। नीचे भी सेम है 1.44, इसकी पावर कितनी रहने वाली है x इंटू 0.7, इसकी पावर रहने वाली है y। तो अब यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसको सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा 5.37 इंटू 10⁻, सिर्फ -1 रह जाएगा, और 2.15 यहाँ पे 1.4 है अपॉन 1.44 ये आ रहा है, और इधर आ रहा है 0.35 अपॉन 0.7, दोनों की पावर y। इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों की पावर x है तो मैंने इस तरीके से लिख लिया, इधर दोनों की पावर y है तो मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये जो है सेम है, यानी कि इसको और इसको कैंसिल करके 1 आएगा। 1 आएगा तो 1 की पावर कुछ भी हो वैल्यू 1 ही रहती है। तो इधर अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये ऑलमोस्ट 1/4 के इक्वल आएगा, ये वाली वैल्यू 1/4 के इक्वल आएगी लगभग। और यहाँ पे जो ये है ये तो 1 के इक्वल आ रहा है, तो इसको मैं लिखूँगी नहीं, बचेगा क्या 0.35 अपॉन 0.7, इसकी पावर y है तो इसकी पावर y रहेगी। तो फर्दर इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 7 से 35 कैंसिल होगा, 35 से 0.35 से 0.70 कैंसिल हो सकता है 1/2 टाइम, तो ये 1/2 टाइम रहेगा, ये y की वैल्यू रहेगी। अब 1/4 है और इधर 1/2 है, तो इनको अगर मैं सेम लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4 के इक्वल। अगर मुझे इसको करना है 1/2 को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 2। तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चलता है, जो y है 2 है, यानी कि b के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 2 है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि b के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है यानी कि y, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। अब a के रिस्पेक्ट में देख ले, सेम इसी प्रोसेस से a के रिस्पेक्ट में भी देखेंगे। y वाला इरेज कर लेते हैं, y का काम हो गया हमारा। y के रिस्पेक्ट में 2 आई है, वो हमने नोट कर लिया है। सेम इसी तरीके से ए भी निकालेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही ए निकालना है, लेकिन ए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए निकालने के लिए बी की वो वैल्यूज़ का कंसंट्रेशन, उन वैल्यूज़ का कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा जिनके लिए, सॉरी, ए की उन वैल्यूज़ का कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा जिन कंसंट्रेशन के लिए बी की वैल्यू सेम है। क्योंकि ए का चाहिए तो बी का सेम लेना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों का लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ए डिफ़र कर रहा है और बी सेम है, तो बी सेम होगा तो इस केस में हमें ए मिल जाएगा। तो ये कौन कौन से रेट है, R1 और R3 के लिए लेना है। तो मैं क्या करूँगी अब की बार, R1 अपॉन R3, R1 अपॉन R3 लेंगे तो R1 के लिए रेट क्या रहेगा, के A1 दी पावर x B1 दी पावर y अपॉन के A3 दी पावर x B3 की पावर y। अब क्या होगा आगे, 5.37 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.69 इंटू 10⁻³ ये R1 और R3 की वैल्यूज़ लिख ली। इधर के से के कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू 1.44
दी पावर एक्स ये फर्स्ट के लिए है, और इधर 2.89 की पावर एक्स, और इधर 0.35 अपॉन 0.35 की पावर वाई, और वाई ये किसके लिए है, बी के लिए हैं, बी की वैल्यू सेम वाले लिए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो पूरा है सॉल्व करके इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आएगा 5.37 अपॉन 2.69, यहाँ पे आएगा 1/44 अपॉन 2.89 इसकी पावर एक्स ले लेंगे। इन दोनों को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर इधर क्या आएगा, इधर मल्टीप्लाई 0.35 अपॉन 0.35 दोनों की पावर वाई रहेगी, ये दोनों कैंसिल होंगे, 1 आएगी वैल्यू, और 1 अगर वैल्यू आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो 1 की पावर कुछ भी हो वैल्यू 1 आएगी, तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पे सॉल्व करना है हमें, यहाँ पे कोई ये माइनस नहीं है, तो इसको सॉल्व करना है। ये जो है ऑलमोस्ट टू के इक्वल आ जाएगा, तो 2/1 लिख सकती हूँ मैं इसको, और इधर ये ऑलमोस्ट 1/2 के इक्वल आ जाएगा, तो 1/1.4 2 जा 2.8, ये लगभग इतना ही आएगा, तो ये कितना आएगा 1.2, इसकी पावर कितनी है एक्स, और इधर पावर क्या है, इधर पावर कुछ नहीं है 1 है, तो हमें इसको इसके इक्वल करना है। इसको इसके इक्वल करने के लिए मुझे एक्स की पावर कितनी रखनी पड़ेगी, देखो ऐसा है ना, अगर मैं इस 2 को ऊपर ले आऊँ तो इस एक्स की पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 2 इक्वल इस 2 को ऊपर लाऊँ तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। देन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू इसके इक्वल आएगी, एक्स की वैल्यू इसके इक्वल आएगी, क्योंकि नीचे बेस सेम है, तो एक्स की वैल्यू कितनी रहने वाली है, माइनस एक्स की वैल्यू 1 रहने वाली है, यानी कि एक्स की वैल्यू रहने वाली है -1। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी -1, -1 एक्स की वैल्यू आने वाली है। अब सॉल्व करो, अब क्या सॉल्व करना है, अब हम सॉल्व कर सकते हैं के की वैल्यू, यहाँ से अब हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है जिसकी हेल्प से हम के की वैल्यूज़ निकाल पाएंगे। तो आर, कोई भी आर ले लो, कोई भी आर ले लेते हैं, आर हमें पता है। यहाँ पे देखो अब के का फॉर्मूला क्या रहेगा, के के लिए हमें आर अपॉन ए दी पावर एक्स और बी दी पावर वाई करना पड़ेगा। आर की वैल्यू ले लेते हैं, आर की वैल्यू 5.37 इंटू 10⁻³ यानी कि फर्स्ट वाली ले लेते हैं, और ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू भी फर्स्ट ही लेनी पड़ेगी। फिर ए की पावर कितनी आ रही है, -1 इंटू बी की वैल्यू, बी की पावर कितनी आ रही है 2, इसको सॉल्व करेंगे 1.44 दी पावर -1, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.694, और इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी 0.1225। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आएगी आपकी 5.37 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.694 इंटू 0.1225। ओवरऑल के की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आएगी, इसको सॉल्व करने पर, इनको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। क्यों नहीं होती है दिक्कत है, क्योंकि हमें पता है कि जो नेट का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे हमारे लिए कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है। तो इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 63.16 इंटू 10⁻³ और अगर इसको मैं इधर वैल्यू कम करूँ तो इधर वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि 6.316 अगर करूँ तो 10⁻, इसको बढ़ाएंगे तो -3 से क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये हमारा के की वैल्यू आने वाली है, यानी कि ये हमारा आंसर रहने वाला है 6.3 इंटू 10⁻²। देखो डी चेक करो, 6.3 इंटू 10⁻², तो यही करेक्ट आंसर रहेगा।